प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर का एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर करूंगा, जिससे आप लोग चैप्टर को अधिक अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। आज मैं आप लोगों को ICSE क्लास 9th के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाने जा रहा हूं। मैं 9th 10th और अन्य छोटे क्लासेज के लिए वीडियोज बना रहा हूं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर करें, जिससे अधिकतम छात्रों को हमारे इस चैनल से लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। What is the contribution of the following in atomic structure? This is the first question of your chapter. महर्षि कन्नड़ा डेमोक्रिटस तो पूछा गया है कि डेमोक्रिटस और महर्षि कन्नड़ क्या योगदान था कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन एटॉमिक स्ट्रक्चर के मामले में। तो उनका क्या योगदान था, उन्होंने क्या खोजबीन की, ये सब जानकारी पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो इसका जवाब आप महर्षि द आइडिया, ये महर्षि कन्नड़ के बारे में बता रहे हैं। द आइडिया ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वाज फर्स्ट गिवन बाय महर्षि कन्नड़ इन 6th century BC। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पहला आइडिया था, उन्होंने ये बताया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, इसे उन्होंने सबसे पहली बार बताया था इन 6th century BC। द आइडिया ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वाज फर्स्ट गिवन बाय महर्षि कन्नड़ इन 6th century BC। ये उनका पहला योगदान है कि संसार में सबसे पहले उन्होंने इसको स्मॉलेस्ट यूनिट को मैटर के खोज निकाला था। इन इंडिया, भारत के थे, हमारे भारत के थे वो। ही सजेस्टेड, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनविजिबल अनडिस्ट्रक्टिबल कॉल्ड परमाणु। तो अनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो मैटर है वो बना हुआ है इनविजिबल पार्टिकल से, मतलब जो ऐसे पार्टिकल जिसे देखा ना जा सके, और इनडेस्ट्रक्टिबल जिसे डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, ऐसा पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे उन्होंने नाम दिया था परमाणु। दूसरा क्वेश्चन उसी पर है, जो कि डेमोक्रिटस का क्या योगदान था। तो द ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस इन 5th century BC 470 से 360, 460 से 370 के बीच, ये जो लगभग ये 5th century BC ही था। कॉल्ड द परमाणु एन एटम विच मीन्स इनविजिबल। उन्होंने परमाणु को एक एटम के नाम से कहा था, क्योंकि ग्रीक वर्ड एटमस का मीनिंग होता है सबसे छोटा अणु जिसे देखा ना जा सके, तो विच मीन्स इनविजिबल। अब बात आती है स्टेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? हालांकि बाद में खोजने पर पता चला कि डाल्टन जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, उससे पता चला कि डाल्टन की ज़्यादातर थ्योरीज रॉन्ग साबित हुई। पर क्या थी, उन्हें आपको याद करके आंसर के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स दैट
डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये स्टेट करती है मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनडिवाइजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा था कि मैटर में शामिल होता है बहुत छोटा वेरी स्मॉल एंड इनडिवाइजिबल ऐसा पार्टिकल जिसे डिवाइड न किया जा सके पार्टिकल, जिसको उन्होंने एटम नाम दिया था। और एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड। उन्होंने कहा था एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने तीसरा जो मेन बात कही थी वो है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। एटम्स जो एक एलिमेंट के होते हैं वो एक जैसे होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट, सारे मामलों में, बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, लेकिन वह अदर एलिमेंट्स के एटम्स से डिफर करते हैं, अलग रहते हैं, भिन्न होते हैं। इसके अलावा चौथी बात जो उन्होंने कही थी उनके पोस्टुलेट में जो है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं कंबाइन इन स्मॉल नंबर्स, छोटी संख्या में जोड़ते हैं टू फॉर्म मोलिक्यूल, जिससे मोलिक्यूल बनता है। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं कंबाइन विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स से कंबाइन होते हैं, जोड़ते हैं टू फॉर्म मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स बनाने के लिए, आप कंपाउंड्स के मोलिक्यूल्स बनाने के लिए जोड़ते हैं। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के मोलिक्यूल्स बनाने के लिए एक एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं दूसरे एलिमेंट के एटम्स से, जिससे कि कंपाउंड्स बन जाता है, कंपाउंड बन जाते हैं। और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है जो उनका सिक्स क्वेश्चन नहीं बल्कि उनका सिक्स पोस्टुलेट है, उनका सिक्स पोस्टुलेट है वो है, उन्होंने कहा था एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, कि एटम्स मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सकते हैं। तो इसी बात को एक को छोड़ करके बाकी सारे पोस्टुलेट्स लगभग गलत साबित हुए हैं उनके, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आंसर तो लिखने हैं। सो यू हैव टू लर्न इट। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल क्या है? तो इसका आंसर देखें। एन अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब धनात्मक प्लस चार्ज होता है उसमें। मेड ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से गायब होता है, इसीलिए इसे पॉजिटिवली चार्ज कहा गया है। इट इज आइडेंटिकल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के न्यूक्लियस से काफ़ी ये मिलता जुलता है। अल्फा पार्टिकल्स आर आल्सो नोन एज अल्फा रेज। अल्फा पार्टिकल्स को अल्फा रेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर कैथोड रेज? कैथोड रेज क्या है? हाउ आर दीज रेज फॉर्म्ड? ये रेज कैसे बनी? तो इसका जवाब है कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम्स होती हैं, इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, जो कैथोड से इमिट होती हैं, मतलब कैथोड से निकलती हैं। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है उसे कैथोड कहते हैं। इन अ वैक्यूम ट्यूब, एक वैक्यूम ट्यूब में, व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, जब ढेर सारा वोल्टेज दिया जाता है, काजिंग द गैस इनसाइड, जो गैस होती है जिसके कारण जो इसके अंदर गैस होती है, टू आयोनाइज, वो आयोनाइज हो जाती है, एंड अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ कर देती है, टू फ्लो टुवर्ड्स द एनोड,
कि वह एनोड की ओर फ्लो करें, बहें, उधर जाएं। क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 5 कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज एंड एनोड रेज। कैथोड रेज और एनोड रेज पर स्थित चार्जेज का नेचर क्या होता है? नेचर, स्वभाव। तो कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज्ड, तो उनका नेचर जो है निगेटिवली चार्ज्ड होता है कैथोड रेज का, कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, वाइल एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, जबकि एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, और जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं जिन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है, दैट इज प्रोटॉन्स। अब 6th क्वेश्चन, why were anode rays also called a canal rays? एनोड रेज को कैनल रेज क्यों कहते हैं? एनोड रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनल रेज बिकॉज दे पास थ्रू द होल्स आर कैनल्स, क्योंकि वह होल्स या कैनल से होकर गुजरती हैं इन कैथोड में आप डिस्चार्ज ट्यूब के ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एक्स रेज प्रोड्यूस्ड? एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे निकलती हैं, कैसे बनती हैं? तो एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड, एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, जब हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा जाता है और वह एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेटेड थ्रू आ पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट होते हैं, कोलाइड आ टारगेट, और एक टारगेट पर जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं, टारगेट मटेरियल पर कोलाइड हो जाते हैं, खासतौर से टिपिकली टंगस्टन काजिंग, खासतौर से टंगस्टन पे जो कारण बनता है, काजिंग देम टू डी एक्सीलरेट, जिसके कारण वह डी एक्सीलरेट हो जाते हैं, मतलब वो अपने एनर्जी खोने लगते हैं, एंड रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एक्स रेज, और एक्स रेज के रूप में एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हाउ डू कैथोड रेज डिफर फ्रॉम एनोड रेज? कैथोड रेज एनोड रेज से किस तरह से अलग हैं? तो देखें, कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप जानते हैं कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम्स होती हैं, एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, जो कैथोड से निकलती हैं, आर निगेटिवली चार्ज्ड, और वह निगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, और एनोड की ओर जाती हैं, वाइल, जबकि एनोड रेज, जो एनोड से रेज निकलती हैं, आल्सो नोन एज पॉजिटिव रेज, उनको पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है, या कैनल रेज भी कहा जाता है, या प्रोटॉन्स भी कहा जाता है। तो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, वह पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होती हैं, एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और वह कैथोड की ओर जाती हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैथोड की ओर जाती हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की ओर जाता है, और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है, मतलब कि जो कैथोड से निकलती हैं वह निगेटिवली चार्ज होती हैं, एनोड की ओर जाती हैं, जो एनोड से निकलती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और कैथोड की ओर जाती हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, जैसा कि आंसर हमने बता ही दिया, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। तो कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज स्ट्रीम होती हैं इलेक्ट्रॉन्स का, एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, जो कैथोड से निकलती हैं, आर निगेटिवली चार्ज्ड, वह निगेटिवली चार्ज होती हैं, एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, और एनोड की ओर मूव करती हैं, वाइल एनोड रेज, जबकि एनोड रेज आल्सो नोन एज पॉजिटिव रेज, जिन्हें पॉजिटिव रेज या कैनल रेज या
कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जिनमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और वह कैथोड की ओर मूव करती हैं। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेट वन ऑब्जर्वेशन, कोई एक ऑब्जर्वेशन बताइए, विच शो दैट एटम इज नॉट इनडिवाइजिबल, जो ये दिखाए कि एटम्स इनडिवाइजिबल नहीं है। तो वन ऑब्जर्वेशन, जैसा कि डाल्टन की थ्योरी में कहा था कि इनडिवाइजिबल है, तो डाल्टन की थ्योरी इसीलिए गलत हो गई क्योंकि बाद में सब एटम्स खोज लिए गए, तो उसी बात को हमें समझाना है। यहाँ कहना है, वन ऑब्जर्वेशन शोइंग दैट एटम्स आर नॉट इनविजिबल आर इनडिवाइजिबल इन द डिस्कवरी ऑफ, क्योंकि जब डिस्कवरी किया गया, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ उसी ऑब्जर्वेशन में पता चला, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, एक एटम के पार्ट्स हैं। तो अगर वो इनविजिबल था, इनडिवाइजिबल था, तो फिर उसके पार्ट्स कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए अगर पार्ट्स हम खोज सके हैं, इसका मतलब वो इनडिवाइजिबल है नहीं है, मतलब वो डिवाइड हो सकता है। विच शो दैट एटम्स आर नॉट इनविजिबल, ये शो करता है कि एटम्स इनविजिबल नहीं है, इनडिवाइडेबल नहीं है, बट आर मेड अप ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स, बल्कि स्मॉलर कंपोनेंट्स से बने हुए हैं। टेंथ क्वेश्चन का ए पार्ट, 10th क्वेश्चन ए पार्ट में कहा जा रहा है, नेम एन एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, एक एलिमेंट का नाम बताओ जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो द एलिमेंट विच डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन इज इन इट्स न्यूक्लियस इज हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन है, वो एलिमेंट जो कंटेन नहीं करता न्यूट्रॉन्स को अपने में, वो है हाइड्रोजन, अपने न्यूक्लियस में नहीं रखता, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब 11th क्वेश्चन का आंसर आता है, हाँ नहीं 10th का बी, 10th बी में पूछा गया है, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज आर नॉट। कह रहे हैं कि अगर एक एटम कंटेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को, तो क्या ये इसमें कोई चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा? तो इसका जवाब हमें ये देना है, नो, एन एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल नॉट कैरी एनी चार्ज, वो कोई चार्ज नहीं कैरी करेगा। क्यों? बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स के होंगे इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड, वो बैलेंस हो जाएंगे बाय द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बैलेंस हो जाएंगे। इस तरह से उन पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन 11 में पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। उसमें कहा गया है कि थॉमसन का जो मॉडल है एक एटम का, एक्सप्लेन, उसके आधार पर एक्सप्लेन करो कि एटम्स एज अ होल इज न्यूट्रल, कि एटम जो है अगर पूरी तरह देखा जाए तो वो न्यूट्रल होते हैं। तो इन थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, तो जो थॉमसन का मॉडल है एक एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है विद नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड विद इन, जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं। एंड द एटम इज न्यूट्रल, और एटम न्यूट्रल हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर हो जाता है, इफेक्टिवली कैंसलिंग ईच अदर आउट, जिससे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब 12th में 2 क्वेश्चन बनते हैं, विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया?
थॉमसन के द्वारा। तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया द इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल था इन 1897 में थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट विद कैथोड रे ट्यूब्स, अपने एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब्स के माध्यम से। और उसी का बी पार्ट में पूछा गया है गोल्डस्टेन ने क्या खोजा था। तो यूजन गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड द प्रोटॉन्स। यूजन गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन्स को खोजा था। अ पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल, जो कि पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल था। तो ये गोल्डस्टेन की डिस्कवरी थी। गोल्डस्टेन ने क्या डिस्कवर किया वो पूछा गया था, उसका जवाब है। और 13th नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल हु चार्ज इच। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम बताओ जिनके चार्ज हैं प्लस, माइनस और जीरो। तो प्लस चार्ज रखने वाला सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, जिसका +1 होता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है जिसका -1 होता है, और न्यूट्रॉन का 0 चार्ज होता है। तो बस यही लिख देना है द सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद चार्जेज ऑफ +1, -1 एंड 0 आर प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स 0 चार्ज। और फिर 14th क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है विच मेटल डिड रदरफोर्ड सिलेक्ट फॉर हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड वाई। रदरफोर्ड ने कौन सा मेटल को चूज किया था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए और क्यों। रदरफोर्ड ओरिजिनली यूज्ड गोल्ड। रदरफोर्ड ने मुख्य रूप से गोल्ड का इस्तेमाल किया था फॉर हिज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। बट इफ ही हैड यूज्ड अ हेवी न्यूक्लियस लाइक अ प्लेटिनम, ये बी का आंसर है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर उन्होंने प्लेटिनम का इस्तेमाल किया होता तो क्या होता। तो क्योंकि उसका बहुत थिन मैलेबल होता है ना, तो उसके बहुत थिन तार बनाए जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल किया था। तो न्यूक्लियस लाइक अ प्लेटिनम, अगर उन्होंने प्लेटिनम का किया होता द ऑब्जर्वेशन वुड बी सिमिलर, तो ऑब्जर्वेशन वैसा ही होता विद अल्फा पार्टिकल के साथ। स्टिल शोइंग सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन, अभी भी सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन होता ड्यू टू दीज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के माध्यम से। 14th बी इफ रदरफोर्ड, उसी में से जो कहा गया है कि सेकंड पार्ट उसी का बी का, लाइट न्यूक्ली लाइक हीलियम का, लिथियम का प्रयोग किया होता तो क्या होता। तो इफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड विद लिथियम न्यूक्ली से कंडक्ट किया गया होता इंस्टेड ऑफ गोल्ड की जगह पर। द ऑब्जर्वेशन वुड शो, तो ऑब्जर्वेशन शो करता फ्यूअर लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन, कुछ ज़्यादा ही एंगल डिफ्लेक्शन शो करता, एंड मोर पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, और ज़्यादातर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास होते, इंडिकेटिंग अ स्मॉलर एंड लेस डेंस न्यूक्लियस, जो ये दिखाते कि कम स्मॉलर और लेस डेंस न्यूक्लियस है इन लिथियम में एज कंपेयर टू द गोल्ड से कंपेयर करने पर। तो आज हम यहीं तक का इस वीडियो में पढ़ा पा रहे हैं, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।